नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नूर आलम। आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट उन क्वेश्चंस की जो कि आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। यानी ये क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर से और ज्योग्राफी से और इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं। ये हर एक एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो इन्हीं को आज हम लोग देखते हैं और इनको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आने वाले 24 अक्टूबर को इनमें से कोई क्वेश्चन हो सकता है आपको मिल जाए। तो आइए देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने से बहुत सारे फायदे होंगे, क्योंकि अब आप यहाँ पर कभी भी क्लास देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, रिकॉर्डेड देख सकते हैं। उसके साथ साथ अनलिमिटेड क्विज मिलेंगे, यहाँ पर स्टडी मटेरियल मिलेगा, मल्टीपल डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा। साथ ही साथ हर एक चीज़ वो मिलेगी जो आपके यानी जो लर्नर के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। जैसे आपको स्ट्रेटजिक वीडियो मिलेंगे, यहाँ पर आपको तमाम वो चीज़ें मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगी। और साथ ही साथ अब आपको मिलेंगे यहाँ पर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के रिमार्क्स भी मिलेंगे कि ये सेलेक्टेड कैंडिडेट ने क्या क्या किया या उनकी क्या स्ट्रेटजी थी जिसके वजह से उनको सफलता जल्दी मिली। तो जैसे कि अब आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आलोक कुमार पंकज का है, यहाँ पर आप देख रहे हैं शेखर का है। तो ये 2018 में सेलेक्टेड है, ये 2016 में सेलेक्टेड है। तो इसी तरीके से अब आपको यहाँ पर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के रिमार्क्स भी मिलेंगे। साथ ही साथ जो यहाँ पर प्लस कोर्स है उसमें 12 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है उसके साथ आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन भी फ्री में दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर आपको 22-23 तारीख को उन्नत लेखपाल मुख्य परीक्षा का एक आपको यहाँ पर एक कह सकते हैं 2 दिन के लिए यहाँ पर ये चलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप बात कर लें मुख्य परीक्षा, जो कि आपको 23 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हो चुका है। इसको आप जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि आपका नवंबर में आपका लेखपाल का एग्ज़ाम भी है। साथ ही साथ ये बैचेस सभी आपके यहाँ पर रनिंग हालत में है, जैसा कि आपको बताया जा रहा है, और कई बैच हर हफ्ते कोई न कोई नए बैच बनते रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम लोग सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन 13,600 है, 1 साल का 9350 रुपये है, 6 महीने का 7650 है, 3 महीने का आपका 4250 है। आफ्टर डिस्काउंट बढ़ता है ये 12,240 या 8,415 का, यानी 10% जो डिस्काउंट है वो रेफरल कोड का है, और रेफरल कोड के यूज़ करने के लिए आपको लाइव नूर भरना है। साथ ही साथ अगर आप यूपी बिहार की तैयारी एक साथ करते हैं तो एक सब्सक्रिप्शन से 2 फायदे हो जाएंगे, यानी सब्सक्रिप्शन आपका 1 और फायदे 2। साथ ही साथ कभी भी वीडियो में अगर आप कोई ऐसा इनअप्रोप्रिएट कंटेंट देखते हैं तो वहां पर आप तुरंत क्लेम कीजिए। अगर आपका क्लेम सही और सबसे पहले पाया गया तो अनअकैडमी आपको देगा एक बेहतरीन इनाम। जो स्पेशल क्लासेस हमारी चलती हैं वो सवेरे मॉर्निंग में 10 बजे चलती है, जिसमें आपको एक करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। शाम को एक क्लास रात में होती है 9 बजे, जो कि आपका टेस्ट सीरीज है, जो कि आपका 24 अक्टूबर के लिए, उसको आपको यूपी पीसीएस और आरओ के लिए। तो चलिए, आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला सवाल ये कह रहा है आपसे कि किस राज्य के गुच्छी मशरूम को 2021 का जीआई टैग दिया गया है। और बीच में भी हम आपको बताएंगे कौन सा बैच कब शुरू हो रहा है, उस बैच से संबंधी बीच बीच में जानकारी आपको देते रहेंगे। बताएं। जिन लोग कमेंट आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, तभी आप कमेंट कर पाएंगे, वरना आप कमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए तुरंत इसको सब्सक्राइब करिए। और फिर आपको यहाँ पर अनूप शर्मा, ठीक है, चलिए। तो अगले यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि किस राज्य में गुच्छी मशरूम को 2021 का जीआई टैग दिया गया है, तो जीआई टैग 2021 का जो दिया गया है वो किसको दिया गया है, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में जो एक मशरूम पाया जाता है, जम्मू कश्मीर के जो गुच्छी मशरूम को ये जो है जीआई टैग दिया गया है। याद रखिएगा, जीआई टैग जो है आप 10 साल के लिए दिया जाता है, ये 10 वर्षों के लिए जो है इसकी अवधि होती है।
एक बात। दूसरी बात याद रखिएगा, जीआई टैग मिलने से उस एरिया के उस प्रोडक्ट को एक कानूनी मान्यता मिल जाती है, उसकी ब्रांडिंग हो जाती है और वो मार्केट में आसानी से स्टेबल कर जाता है। लेकिन ये किसी विशिष्ट पदार्थ को ही मिलते हैं, जैसे सबको नहीं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के हापुस आम को 2021 का जीआई टैग प्रदान किया गया? 2021 का जीआई टैग किसको प्रदान किया गया बताइएगा। 2021 का जीआई टैग किसको प्रदान किया गया हापुस आम के लिए? तो ये बताइएगा बच्चा लोगों, हापुस आम के लिए 2021 का जीआई टैग किसको दिया गया है? ठीक है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर एक राज्य महाराष्ट्र, यहाँ पर दो किस्म के आम मिलते हैं। एक आपको पता होगा अल्फांसो है, और एक हापुस है। दोनों को जीआई टैग दिया जा चुका है। ठीक है, तो अभी जो जीआई टैग दिया गया है वो हापुस आम के लिए दिया गया है। किसको दिया गया है? महाराष्ट्र को दिया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र को दिया गया है। अगला है किस राज्य में सुंदरबन के शहद को वर्ष 2021 का जीआई टैग प्रदान किया गया? बताइए, इन किस राज्य में सुंदरबन को जीआई टैग प्रदान किया गया? सुंदरबन में जो शहद मिलता है उसे जीआई टैग प्रदान किया गया। बताएं पीयूष, बताएं बच्चा, किसको प्रदान किया गया है? तो देखो, ये दिया गया है पश्चिम बंगाल को, क्योंकि यहां पर सुंदरबन डेल्टा जो है वो पश्चिम बंगाल में ही है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में ही है। अगला है किस राज्य के तेलिया रुमाल को 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया? आदित्य तिवारी, प्रभाकर तिवारी, पीयूष कश्यप, अनूप शर्मा, सत्यवीर सिंह, बताइए। तो ये दिया गया है तेलिया रुमाल के लिए, किसको दिया गया है? ये तेलंगाना को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में कंधमाल हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? यानी कंधमाल हल्दी के लिए जीआई टैग किसको प्रदान किया गया? कंधमाल हल्दी के लिए जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है वो कौन है बताइएगा। तो कंधमाल हल्दी के लिए जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है वो है उड़ीसा। उड़ीसा, क्योंकि कंधमाल जिला जो है ये उड़ीसा में ही है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल ये कर रहा है कि किस राज्य के कतरनी चावल को जीआई टैग दिया गया है? आदित्य तिवारी, किस राज्य के कतरनी चावल को जीआई टैग दिया गया है? बताएं बच्चा। जो जीआई टैग दिया गया है वो किसको दिया गया? कतरनी चावल कहाँ होता है? ये बिहार के लिए दिया गया है। अगला है किस राज्य में जर्दालू आम को जीआई टैग प्रदान किया गया? तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार या इनमें से कोई नहीं?
आदित्य तिवारी, पीयूष कश्यप, सोनू कुमार, प्रभाकर, बताइए। तो किसको दिया गया है जर्दालू आम के लिए जीआई टैग? तो जर्दालू आम के लिए जो जीआई टैग दिया गया है वो किसको दिया गया है? वो बिहार को दिया गया है। नहीं, ऐसा नहीं, बी सब, ये तो सी आंसर सही है। देखो, बिहार को दिया गया, ऐसा नहीं है भाई, है ना। किस राज्य में मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? पीयूष, आदित्य, मनीष, तो मधुबनी पेंटिंग के लिए जिन्हें दिया गया है, मधुबनी बिहार का एक जिला भी है। उसी के लिए दिया गया है। अगला है, किस राज्य के मैसूर एवं मयूर गुड को जीआई टैग प्रदान किया गया है? मयूर गुड को जीआई जो टैग प्रदान किया गया है वो केरल में। किस राज्य के सिलवासा खाजा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? यानी जो सिलवासा खाजा है वो किस राज्य में होता है, उसको जीआई टैग दिया गया है। तो ये दिया गया है सिलवासा खाजा का जीआई टैग बिहार राज्य को। किस राज्य के संगाली हल्दी को जीआई टैग दिया गया है? बताइए। महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो इसमें जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? ये संगाली हल्दी कहाँ होती है? महाराष्ट्र में। अच्छा, चलिए अगला है, किस राज्य की शाही लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है? यानी लीची के मामले में प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पर है, उसको जीआई टैग भी दिया गया है, वो कौन है? बताइए। तो लीची के मामले में जो जीआई टैग दिया गया है वो बिहार को। बिहार में एक जगह पड़ती है तो जीआई टैग किसको दिया गया है? बताइए। लीची के मामले में बिहार में, यहाँ पर एक मुजफ्फरपुर जगह पड़ती, वहां पर लीची का रिसर्च सेंटर भी है।
चुनार बलुआ पत्थर को जीआई टैग मिला है, वो किस राज्य के लिए? बताइए। आदित्य तिवारी, तो बताइए बच्चा, चुनार जो है वो यूपी में है, मिर्जापुर जिले में। किस राज्य की इरोड हल्दी को जीआई टैग दिया गया है? किसको दिया गया है? इरोड हल्दी के लिए जीआई टैग तमिलनाडु को दिया गया है। इरोड तमिलनाडु में ही ये पड़ता है। किस राज्य के कतरनी चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? किसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? कतरनी चावल को जीआई टैग जो प्रदान किया गया है वो किसके लिए दिया गया है? बिहार। आगे किस राज्य के अल्फांसो आम को जीआई टैग मिला है? बताइए। अल्फांसो आम का जो जीआई टैग दिया गया है वो किसे मिला है? वो महाराष्ट्र को मिला है। हापुस को भी दिया गया है। और दोनों को मिला है। महाराष्ट्र में। किस राज्य के कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग मिला है? पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है कोल्हापुरी चप्पल जो है वो महाराष्ट्र को जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य के कुर्ग अरेबिका कॉफी को जीआई टैग दिया गया है? जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, गोवा या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो जीआई टैग दिया गया है वो किसको दिया गया है? अरेबिका कॉफी, कर्नाटक।
किस राज्य के चिकमंगलूर अरेबिका कॉफी को जीआई टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है चिकमंगलूर, कर्नाटक में है। और कॉफी की दो वैरायटियां होती हैं, एक अरेबिका और एक रोबस्टा। किस राज्य की सिरसी सुपारी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? सिरसी सुपारी को किस राज्य के लिए जीआई टैग दिया गया है? कर्नाटक। किस राज्य में खोला मिर्च को जीआई टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है गोवा को। किस राज्य के खाजा हरमल मिर्च और मिंदोली केले को जीआई टैग दिया गया है? किसको दिया गया है? गोवा को। किस राज्य में हमराम शॉल को जीआई टैग दिया गया है? बताइए। जो जीआई टैग किसको दिया गया हमराम, इसके लिए? तो ये दिया गया है जीआई टैग हमराम शॉल को मिजोरम के। किस राज्य की खिजुया मिठाई को जीआई टैग दिया गया है? किसको जीआई टैग दिया गया है? तो खिजुआ मिठाई को, ये खिजुआ मिठाई कहाँ का है? राजस्थान का। किस राज्य में पोंचमपल्ली इकत साड़ी को जीआई टैग दिया गया है?
ये जो है पोंचमपल्ली, ये कहाँ, तेलंगाना में है। अब आपको 80 क्वेश्चन ज्योग्राफी के शुरू होते हैं और उनका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा नदी से संबंधित है? अलकनंदा, भागीरथी, यमुना या धौली गंगा? देखो, किस जल प्रवाह अथवा नदी से संबंधित है? बच्चा क्वेश्चन 30-40 सेकंड लेट आता है, आपका कमेंट भी लेट आता है। तो ये किसका है? अलकनंदा का। ऐसा होता है, देखो अलकनंदा ये है, ये है विष्णु गंगा, नहीं धौली गंगा, सॉरी। तो ये है आपकी अलकनंदा, ये है मंदाकिनी, ये यहां पर मिलती है अलकनंदा से, उसका नाम है रुद्रप्रयाग। ये है विष्णु प्रयाग, ये है नंद प्रयाग, ये है कर्ण प्रयाग, ये है देव प्रयाग। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। बताइए। उस नदी का नाम बताइए जो रुद्रप्रयाग से केदारनाथ के बीच में बहती है। तो ये जो है रुद्रप्रयाग के बीच में बहती, ये है आपकी भागीरथी, ये है मंदाकिनी। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है, इसे चिन्हित कीजिए। तो ये जो है ये नदी है गोमती। गोमती पीलीभीत के फुलेरू झील से
अगला क्वेश्चन है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से जिस नदी का स्रोत है वो कौन सी नदी है? यानी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से जिस नदी का स्रोत है वो कौन सी है? तो ये है मानसरोवर झील के पास से निकलती है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र कहाँ है? बताइए, ब्रह्मपुत्र का बहाव क्षेत्र कौन सा है? तो ये कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत, निम्न नदियों में से उनका स्रोत बिंदु एक ही है। यानी कौन सी ऐसी नदी है जिसका जो है उद्गम बिंदु एक ही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है बिंदु, ये क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र और गंगा, ताप्ती और ब्यास, ब्रह्मपुत्र और सिंधु और गंगा, इन दोनों में सिंधु और ब्रह्मपुत्र का एक ही बिंदु पर है। कौन सा सुमेलित है? नहीं काट देते हैं, गलत हो जाएगा नहीं तो। बताइए। देखो, कपिल धारा जो है ये गोदावरी नदी पर नहीं, नर्मदा पर है। ये गलत है, ये दोनों सही हैं। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो नियाग्रा जलप्रपात को जाना जाता है चित्रकूट वाटरफॉल को। किसे? चित्रकूट को। कहाँ है ये? इंद्रावती नदी के ऊपर है और छत्तीसगढ़ में है। अब वैसे नियाग्रा जो है वो कहाँ है? जिस नियाग्रा से कंपेयर करने को कहा गया है वो नियाग्रा कहाँ है? पता है आपको? वो नियाग्रा कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, वो वाला जो नियाग्रा है वो इरी और ओंटारियो झील के बीच में है। यूएस में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है?
बताइए। तो कौन सा एक लैगून नहीं है? पेरियार, पुलिकट, चिलिका, या देखो जो इनमें से ये कह रहा है तो ये जो है पेरियार एक लैगून नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वेम्बानद केरल, लोकटक मेघालय, डल कश्मीर और पुलिकट आंध्रा। तो ये कौन सा है? देखो वेम्बानद केरल में है, लोकटक मेघालय में नहीं, मणिपुर में है। ये सब सही है, ये गलत है। बी। निम्नलिखित में से किसे रहस्यमय झील कहा जाता है? किसको रहस्यमय झील कहा जाता है? ठीक है राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपको भी बहुत सारी बधाई। नमस्ते। ठीक है, तो रहस्यमय झील कहा जाता है रूपकुंड को। ये कहाँ है? उत्तराखंड की है। लेह अवस्थित है, कहाँ पर है? कहाँ पे है बताइएगा। लेह जो है झेलम नदी, सिंध नदी के दाएं किनारे पर है। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर हैं, लेकिन इनकी जलवायु भिन्नता के कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता आ जाती है। बताइए।
तो इनकी ऊंचाई में भिन्नता की वजह से अंतर है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है? बताइए, सबसे सूखा स्थान कौन सा है? सबसे सूखा स्थान कौन सा है? ये लेह है, लेह। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है कहाँ पे? सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से। कहाँ से? दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला है, नीचे दिए गए भारतीय राज्यों में से सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम क्या है? सबसे ज्यादा कोच्चि में, फिर कलकत्ता में, फिर पटना में, फिर दिल्ली में। आम्र वर्षा संबंधित होती है, किससे संबंधित है? आम की बौछार से। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होती है? ये क्वेश्चन आपका पीजीटी ज्योग्राफी में पूछा गया, तो बिल्कुल सेम विकल्प थे, सेम टू सेम ऑप्शन थे।
सबसे ज्यादा बरसात पश्चिमी घाट, हिमालय और मेघालय में। भारत के किस भाग में सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर अधिक होता है? सबसे ज्यादा तापांतर होता है डेजर्ट एरिया में। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो ये है कोडाई कैनाल। भारत में किस प्रकार के सबसे ज्यादा वन मिलते हैं? ये क्या है? भारत सबसे ज्यादा वन जो मिलेंगे पर्णपाती मिलेंगे, पतझड़ वाले। भारत में कौन सा एक सही, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ये देखो, ये सही सुमेलित है, बाकी सब नहीं है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त जो है वो बहुउद्देशीय वृक्ष कौन सा है? ये होता है खेजड़ी, सही सुमेलित नहीं है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, भीतरकनिका उड़ीसा में, पिछवाड़ा तमिलनाडु, वेम्बनाड कर्नाटक में नहीं है, ये केरल में है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाएंगे?
सबसे ज्यादा जो मिलेंगे वो असम और केरल में मिलेंगे वर्षा वन। निम्न में से किस राज्य में वनों का वर्गीकरण आर्द्र उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। बताइए सुनील। वनों का आर्द्र वर्गीकरण मध्य प्रदेश। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अपरदन को रोका जा सकता है ज्यादा से ज्यादा जंगल को लगा के। पश्चिमी हिमालय में शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष एक ज्यादा मिलता है? देवदार। निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? जंगल की आग कहा जाता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को। निम्न राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का प्रतिशत सबसे ज्यादा पाया जाता है? सबसे ज्यादा हरियाणा में परसेंटेज। भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है?
4 में निम्नलिखित पर्वतों का क्रम लगाना है, पूर्व से पश्चिम क्रम। सबसे पहले आपका ये आएगा उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी है? बताइए। सबसे नवीनतम जो है वो पटकोई है, जो कि हिमालय का हिस्सा है। निम्न में से कौन सा अक्साई चीन का भाग है? पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। धात्विक खनिज, कार्बनिक खनिज, आणविक खनिज या वन। ये है वन, ठीक है, वन। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है। रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण कौन सा है? पर्वत जिसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, ये है अरावली। नर्मदा और ताप्ती के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है?
सा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के मिलन स्थान पर है? केवल एक ही राज्य में पाया जाता है। राज्य में पाया जाता है अजंता, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? क्या पता? नीलगिरी ऐसे कहते हैं सह्याद्री। कार्डमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमा पर स्थित हैं वो हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। कार्डमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमा पर हैं वो क्या हैं? तमिलनाडु और केरल। कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? महाराष्ट्र में कौन स्थित नहीं है? बालाघाट, ये गुजरात में है। कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में सबसे नवीनतम है? नमस्ते भैया सुशील कुमार। नवीनतम है चट्टान प्रणाली कौन सी? ये नवीनतम सबसे गोंडवाना है, प्राचीनतम पूछता तो धारवाड़ है। किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? देशांतर, अक्षांश, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या मध्याह्न? बताइए।
निर्धारित करने का जो आधार होता है वो क्या होता है? वो होता है देशांतर। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है सेम। अंतर्राष्ट्रीय तिथि, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है अफ्रीका से, एशिया से, प्रशांत से, अटलांटिक से। खींची जाती कहाँ से होती जाती? प्रशांत महासागर। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। के बीच की दूरी जो होती, न्यूनतम दूरी नहीं होती, वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती। कौन सा जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है? बालक्का इसे कहते दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार। बेरिंग है, ये यहाँ से गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसमें 8 बार मोड़े हैं, ऐसे जाती है। फ्लोरिडा जलसंधि अमेरिका के पास में। जिब्राल्टर को कहते हैं भूमध्य सागर की कुंजी। निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? रेखा के सबसे निकट कौन सा है? कोलंबो, जकार्ता, मनीला, सिंगापुर। तो सिंगापुर है। निम्न में से किस एक देश से भूमध्य रेखा गुजरती है? ब्राजील, कोलंबिया, जाम्बिया, मलेशिया, कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया। ब्राजील, सूडान, मलेशिया, वेनेजुएला, इथोपिया, इंडोनेशिया। अच्छा चलो नॉइस बंद कर देते हैं। फैन बंद कर दिया, ठीक है।
इस तिथि इस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं। तो ये किसकी बना क्या है? 23 सितंबर, 21 मार्च 23 सितंबर को। हाँ, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। देखो, जो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा, तो ये 22 दिसंबर। कर्क रेखा नहीं गुजरती है मिस्र, भारत, ईरान, बर्मा। अदिति तिवारी। प्रबल सिंह। कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो कर्क रेखा ईरान से नहीं गुजरती। निम्न में से दक्षिण एशिया का सबसे नगरीकृत देश कौन सा है? सबसे नगरीकृत देश पाकिस्तान है। कितने वर्षों, माल्थस ने बताया था कितने वर्षों की में जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी? इन्होंने कहा था कि 25 वर्षों में जनसंख्या जो है वो जस्ट डबल हो जाएगी, दोगुना। सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा है? सबसे घना आबादी वाला देश बांग्लादेश है। सब सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है ओशनिया, अफ्रीका, यूरोप या अमेरिका और कनाडा में? बताइए। सबसे ओशनिया को कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, इथोपिया, मिस्र। तो ये है सबसे अधिक जनसंख्या वाला नाइजीरिया। जनसंख्या में सब सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, ओशनिया में? कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा भार? ये पाया जाता है एशिया में। पूरी दुनिया की करीब करीब 66% जनसंख्या यहीं पाई जाती। निम्न में से कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रसित है?
अल्प जनसंख्या से ग्रसित है वो है डेनमार्क। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का स्थान। बताइए। भारत का प्रथम जनसंख्या में दूसरा स्थान है, चीन के बाद दूसरा स्थान। निम्न में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजाति आबादी का संकेंद्रण सबसे अधिक है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या का संकेंद्रण जो है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन अगर परसेंटेज के आधार पर पूछ ले तो मिजोरम में है। मिजोरम में 94% आबादी एसटी है। जनसंख्या में गुणात्मक वृद्धि किस वर्ष दर्ज की गई? सॉरी, ऋणात्मक है, ऋणात्मक। ठीक, ऋणात्मक 21 से 11 से 21 यानी माइनस में चली गई थी। सबसे अधिक साक्षरता वाला संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? संकेंद्रण को आदित्य बोलते हैं, कंसंट्रेशन। ठीक है, संकेंद्रण को कहा जाता है बच्चा कंसंट्रेशन। सबसे अधिक साक्षरता वाला संघ राज्य, देखो अगर ओवरऑल सबसे ज़्यादा कहते हैं तो केरल सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा साक्षरता में है। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करते तो लक्षद्वीप का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। हाँ, दो बाल लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 0 से 6 साल के लड़के और इनके सापेक्ष 0 से 6 साल की लड़कियों की संख्या। यानी अगर मान लो 1000 0 से 6 साल के लड़के हैं, इनके सापेक्ष भारत में 0 से 6 साल की लड़कियों की संख्या जो आती है वो 919 आती है। इसीलिए जो भारत का चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो 919 है। ठीक है। हाँ, किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे अधिक है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। बताइए। तो जनसंख्या जो है वो 4 गुना। न्यूनतम स्त्री पुरुष लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य क्या होगा? जहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात है यानी सबसे कम वो है बच्चा हरियाणा। हरियाणा में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या पूरे भारत में सबसे कम है। भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है?
गरीबी का परसेंटेज भारत के किस राज्य में सबसे कम है? तो ये है सबसे अधिक है, सॉरी, सबसे अधिक है छत्तीसगढ़ में। भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल लंबी छलांग कहा जाता है? तो ये 61 से 71 के बीच में जनसंख्या में बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ था। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या जनघनत्व है तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग भारत में रहते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व को कैसे परिभाषित किया जाता है? जनसंख्या घनत्व की परिभाषा प्रति वर्ग मील व्यक्तियों की संख्या, प्रति वर्ग मील व्यक्तियों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या को हम लोग जनसंख्या। भारत में जनसंख्या का त्वरित वृद्धि का रूप क्या है? निम्न, उच्च, बढ़ती, यानी क्या है? भारत में जनसंख्या वृद्धि का मेन कारण है उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। झील के में अत्यधिक मात्रा में संयोजन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तापी ऊष्मा। दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु में सूखा रहता है, क्यों? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान ऐसे ये वाला एरिया जो है ये पश्चिमी घाट है, ये आ जाता है वृष्टि छाया प्रदेश में, इसका आ जाता है वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है। भारत में कौन सा संघ शासित प्रदेश जिसमें 4 जिले हैं किंतु वो किसी जिले से आपस में लगते नहीं हैं? एक जिला यहाँ पर है पौंडीचेरी का, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये किसी से मिलते नहीं, सब अलग अलग हैं। इसका नाम यमन है, यनम। ये माहे है, ये कराईकल है, ये पौंडीचेरी है, ये कराईकल है। इसे वैश्विक विरासत वन कहा जाता है। ये पश्चिम बंगाल में जो सुंदरबन डेल्टा, इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। वैश्विक तापमान के कारण क्या होगा, यानी अगर ग्लोबल वार्मिंग हुई तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग यानी का मतलब पृथ्वी का तापमान बढ़ना।
तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, समुद्र तल में वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी, सही बात है। फसलों के स्वरूप में परिवर्तन आएगा, ये बात भी सही है। तटरेखाओं में परिवर्तन होगा, ये बात भी सही है। तो अगर इसी तरीके से होता रहा तो फिर क्या होगा, ये सभी सही होगा। इसीलिए देखो, जब तापमान बढ़ेगा तो बर्फ़ पिघलेगी, जितनी भी जमा है ग्लेशियर के रूप में, बर्फ़ पिघल के नदियों में आएगी, नदियों में बाढ़ आएगी, फिर उसके बाद आगे बाढ़ आएगी, पानी पहुंचेगा समंदर में, तो समंदर का तल ऊंचा उठेगा। ठीक है, तल ऊंचा उठेगा, उसके बाद फिर क्या होगा, जो कोस्टल एरिया में तटवर्ती द्वीप हैं वो डूब जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर बर्फ़ पिघल के पहले तो बाढ़ ला देगा, बाद में जब यहाँ बर्फ़ सब पिघल के ख़त्म हो जाएगी तो फिर नदियाँ क्या हो जाएंगी, सूख जाएंगी। तो नदियाँ जब सूख जाएंगी तो फिर सूखा पड़ेगा, यानी तबाही होगी, पानी की कमी रहेगी। तो इससे क्या होगा कि एक तरीके से ये वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग का असर जो है वो एक बहुत ही ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में पड़ने वाला है। तो इसलिए इसको जो है थोड़ा सा इंसान को ये अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करना चाहिए। नहीं तो अगर हम लोग लग्जरी जीवन जीने के चक्कर में आने वाली नस्लों का जीवन खतरे में डाल देंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इसी तरीके का हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और शाम को 5 बजे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर जो है टेट की क्लास होगी पेट के लिए, तो आप लोग उसे ज्वाइन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।